Hello everyone, welcome to your beautiful learning platform eGrowth. I am सौरभ त्रिपाठी और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 और ये एक पूरी लेक्चर सीरीज होगी जिसमें हम क्लास 11th की पूरी फिजिक्स कवर करेंगे अप टू जेईई मेन एंड नीट लेवल। क्लास 12th की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज मैं अलग से स्टार्ट करूँगा विद इन फ्यू डेज। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एक्सीलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। सबसे पहले हम समझते हैं ये मोशन क्या होता है। देखिए कोई भी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पूरे यूनिवर्स में वो मोशन में है, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो रही हो या मैक्रो लेवल पे हो रही हो। जैसे कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है। अब एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, सबको पता है। दैट इज ऑल्सो ए मोशन। हमें पता है कि अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है, ये अर्थ है, ये सन है, ये घूम रही है। दैट इज ऑल्सो ए मोशन। हम सड़क पे देखते हैं व्हीकल जा रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं, दैट इज ऑल्सो ए मोशन। महंगी सी कार है, BMW है, ये भी जा रही है, ये भी भैया मोशन है। आप जा रहे हो दुकान जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं भी, वो भी एक मोशन है। ठीक है। अब ये जो हम काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, ये काइनेमेटिक्स बेसिकली है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है। तो फिजिक्स में एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। बेसिकली ये जो सारा फोर्स का इंट्रैक्शन होता है किसी भी सिस्टम से, कोई बॉडी है, सपोज करो ये कार है, इस कार में कई तरह के फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। ये सारा जो इंट्रैक्शन हम पढ़ते हैं वो एक मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अब फ़र्क क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को कोई रेफरेंस नहीं देते हैं, विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से फोर्स लग रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन पे या इस अर्थ पे या इस कार पे या इस इंसान पे जो ये जा रहा है कहीं सड़क पे। हमें फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उसकी मोशन देखनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसकी एक्सीलरेशन क्या होगा। बट डायनामिक्स में हम फोर्स को भी कंसीडर करेंगे। डायनामिक्स डील्स विद द इफेक्ट दैट फोर्सेस हैव एन ऑन मोशन। मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मोशन पर जो डिफरेंट टाइप के फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसका क्या फ़र्क पड़ेगा इस फोर्सेस का, वो हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम न्यूटन लॉ वगैरह पढ़ेंगे। बट अभी हमें सिर्फ डील करना है मोशन पे। तो मोशन का जो सबसे फंडामेंटल पैरामीटर होता है, जो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो आइए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए बाय डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, या कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं। सपोज करिए ये एक पार्टिकल है ए, ये इस पाथ पे चलते 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 बी पे आ गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। मतलब जो उसकी फाइनल पोजीशन है और जो उसकी इनिशियल पोजीशन है उसका बीच का जो डिफरेंस है, उसका डिफरेंस क्या है, दिस डिस्टेंस डी। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये हो गई डिस्टेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसमें एक मैग्नीट्यूड भी होगा। ये वेक्टर मैं एक सेपरेट लेक्चर में कवर करूंगा। पूरी जो वेक्टर फिजिक्स में जो वेक्टर यूज होती है, हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। आई विल कवर इन ए सेपरेट लेक्चर, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, इट इज ए डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आइए थोड़ा सा और पढ़ते। सपोज करिए ये आपका घर है, आप मूवी देखने गए, घर से डिस्टेंस है टोटल 2 किलोमीटर।
अब आप निकले, आप 2 किलोमीटर गए, मूवी देखी आपने, आप 2 किलोमीटर फिर आ गए वापस, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा 0, क्योंकि यही आपकी इनिशियल पोजीशन है और आप मूवी देखने के बाद फिर से यहीं पे आ गए, तो यही आपकी फाइनल पोजीशन है। तो जहां से चले वहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अगर आप यहां जाते, होम से मूवी देखने जाते, और फिर वापस घर ही ना आते, ऐसा होगा नहीं बट सपोज करो, तो आपके तब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 किलोमीटर। ठीक है। अब सपोज करिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एथलीट है, वो एक ग्राउंड है, उसके चक्कर काट रहा है। ये ग्राउंड है जिसकी रेडियस R है। ठीक है। इसने एक राउंड कंप्लीट किया, सेकेंड राउंड कंप्लीट किया, थर्ड राउंड कंप्लीट किया इसी ग्राउंड का, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये यहाँ पे चला था ए पॉइंट से, और ये 3 राउंड मारने के बाद यहीं पे आ गया एथलीट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहीं पे चला और यहीं पे आ गया, बट डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? एक सर्किल की सर्कमफेरेंस होती है 2πr। ठीक है। अब इसने कितने राउंड किए? 1 राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3 × 2πr। तो ये फर्क समझिए डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, देखिए, जो हम डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट कर देंगे और डिस्टेंस को एस से, हमारे कन्वीनियंस के लिए। ऐसा कोई ऐसा होता नहीं है, बट हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा, इट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे? ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, या ये ले लेते हैं। आप घर से मूवी देखने गए, मूवी से आप देख के घर आ गए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? आप 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर आ गए, टोटल डिस्टेंस हो गई 4 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या उसके बराबर होगा, या ये कह सकते हैं डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी या बराबर होगी। क्योंकि अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं, होम से मूवी देखने जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट या तो 0 होगा या एट मैक्स 2 किलोमीटर हो सकता है। ठीक है। बट डिस्टेंस से ज्यादा 2 + 2 4 किलोमीटर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता कभी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप जाएंगे या फिर वापस ही आएंगे। अगर आप यहाँ, अगर मान लो आप इधर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये 1 किलोमीटर मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है। क्योंकि ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन, और दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1 किलोमीटर। तो इसीलिए जो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा ही होगी या उसके बराबर होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करिए मैं यहाँ पे चला और मुझे यहाँ पे जाना है, तो या तो मैं ऐसे चला जाऊं, ठीक है, या तो मैं ऐसे चला जाऊं, या तो मैं सीधे आ जाऊं। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पहुंचने के। तो इस हर पाथ की डिस्टेंस अलग अलग होगी। ठीक है।
ए बी, सपोज करिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ठीक है। अगर मैं पाथ 1 से जाऊंगा तो डिस्टेंस कुछ और होगी, पाथ 2 पे जाऊंगा डिस्टेंस कुछ और होगी, और पाथ 3 पे जाऊंगा तो डिस्टेंस कुछ और होगी, बट डिस्प्लेसमेंट तीनों ही केस में सेम होगा। d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, ये वो कितना होगा, ए से बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है। बट s1 डज नॉट इक्वल टू s2 डज नॉट इक्वल टू s3, जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो तीनों में अलग अलग है। यहाँ हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा चल के आया हूँ, यहाँ मैं थोड़ा कम चल के आया हूँ, यहाँ मैं थोड़ा और कम चल के आया हूँ, इसलिए शायद मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया है ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ओनली 1 वैल्यू, नो डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सही कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, पहले सही किया था बाद में गलत कर दिया, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्टेंस कैन है मैनी वैल्यूज, ये 2 पॉइंट है ए बी, अब इसमें एक आदमी ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, तो तीनों के अलग अलग डिस्टेंस कवर के तीनों ने, बट डिस्प्लेसमेंट फिर भी तीनों का सेम ही होगा। वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट समझने के बाद अब हम समझते हैं तो आइए समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो देखिए किसी भी पार्टिकल की जो मोशन है, सपोज करिए ये एक पार्टिकल है, ये ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये यहाँ पे चला, ए पे चल के बी में आ गया, अब इसकी पोजीशन जो चेंज हुई है वो किसी के रेस्पेक्ट में चेंज हुई होगी ना। मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इस पार्टिकल ए का सपोज करिए अभी कोऑर्डिनेट था x1 y1 z1, बट आफ्टर ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 z2। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसके रेफरेंस में ये पॉइंट पहले x1 y1 z1 पे था, अब ये x2 y2 z2 पे आ गया है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, अगर कोई इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आप उसके रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करते हो, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कह देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है ए से बी में चला गया, x1 y1 z1 से x2 y2 z2 में चला गया, तो ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, एक ये है स्टूडेंट है कोई, यहाँ पे खड़ा है ओरिजिन पे, और उसके रिस्पेक्ट में ये देख रहा है कि पहले ये ए में था, अब ये बी में चला गया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो ये हमारा हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस भी अलग अलग होता है ना। अब सपोज करिए एक बस है, ठीक है, ये गौर रोडवेज की बस है, बस नहीं बनी कुछ और बन गया। अब इसमें आप बाहर खड़े हो, आपके रेस्पेक्ट में तो ये बस मूव कर रही है, इसके अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, ये दोनों मूव मतलब जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। बट अगर ये इसको देखेगा, ये जो उसके बगल में बैठा है, तो उसके लिए तो वो रेस्ट में है ना। आपके रेस्पेक्ट में ये दोनों आगे जा रहे हैं, बट अगर ये जो उसका बगल वाला है या बगल वाली है, वो उसके वो रेस्पेक्ट में वो दोनों रेस्ट में है, बट इसके रेस्पेक्ट में दोनों मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ रिलेटिव होता है, तो मूवमेंट भी रिलेटिव होती है। इसीलिए हम एक पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करते हैं कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके रेफरेंस में ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो समझ लेते हैं पॉइंट मास का, क्योंकि ये आगे बहुत ही ज़्यादा यूज होगा ये टर्म पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होता है, देखिए अगर हम सपोज कर लें कि जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसके मास अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड ऑन सेंटर, कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को सपोज कर लें कि वो उसका मास, जो पूरा मास है, वो कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट। ठीक है, सपोज करिए ये है अर्थ हमारी, ठीक है, ये है हमारा सन,
ये घूम रही है चारों ओर। अब हम फॉर सम सिंप्लिसिटी हम ये मान लें कि जो अर्थ का पूरा मास है वो इसके एक पॉइंट पे है, कंसंट्रेट है, तो ये अर्थ हो जाएगी क्या, पॉइंट मास हो जाएगी, या ये कह सकते हैं कि फाइनाइट मास विथ 0 डायमेंशन। ठीक है, मतलब इट हैज सम मास बट नो डायमेंशन, या कह सकते हैं स्फेरिकल स्फेयर विथ 0 रेडियस। ठीक है, एक्चुअली में जब हमारा क्या जो साइज होता है वो डिस्टेंस से बहुत छोटा होता है। अर्थ का जो साइज है और जो सन और अर्थ की भी डिस्टेंस है, तो अर्थ का साइज बहुत ही छोटा है कंपेयर टू इस डिस्टेंस। अप्रोक्सीमेट अर्थ की जो रेडियस है वो 7600 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट, मे बी आई मे बी रॉन्ग, बट जो डिस्टेंस है वो तो करोड़ में है। तो अगर सन और अर्थ के बीच में अगर हम कैलकुलेशन कुछ करते हैं तो अर्थ को हम पॉइंट टू मास कंसीडर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ खड़े हो मस्त ग्राउंड में है, पत्थर फेंक दिया ये हवा में, ये गया 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 और ये किसी घर में जाके गिर गया। तो इस जो स्टोन है, जो स्टोन की मूवमेंट के लिए हम स्टोन को पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसका मास कितना होगा, सपोज करो 250 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, और डिस्टेंस इसने सपोज कई मीटर या किलोमीटर, अगर बहुत पावर है, सुपर पावर है, तो इसने अचीव कर ली। तो इसके मूवमेंट के लिए, स्टोन के मूवमेंट के लिए हम सब ये कंसीडर कर सकते हैं कि स्टोन ये पॉइंट मास है। बेसिकली हम ये इसलिए करते हैं कि हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन। रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम एक सपोज मान लेते हैं कि ये पॉइंट मास है। ठीक है, जब साइज जो है, पार्टिकल का जो साइज है वो डिस्टेंस से बहुत कम, मतलब वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसके साइज से बहुत ज़्यादा हो, तो हम इस मान लेते हैं कि वो एक पॉइंट मास है। ओके, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, क्योंकि मोशन भी कई टाइप के होंगे ना सर। सबसे पहला आता है जो हम कवर करने वाले हैं और जो हमारे सिलेबस में है, सिलेबस में तो कई हैं बट इस चैप्टर में हम कवर करेंगे लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या होती है? लीनियर मोशन होती है कि कोई भी पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये लीनियर मोशन हो गई। ठीक है, ट्रेन की मूवमेंट जो होती है, रेलवे की, ट्रेन की, वो पटरी पे चलती है स्ट्रेट लाइन में। अब ये कहोगे सर वो मुड़ती भी है, अरे हाँ मुड़ती है, बट फॉर ए कंसिडरेबल ड्यूरेशन, बहुत देर के लिए वो सपोज करो एक ही लाइन में चलती है। हाँ आगे जाके मुड़ जाएगी तो फिर वो ऐसे चलने लगेगी, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसको हटा दें इतने में वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। ठीक है, या कोई कार ले लो, रोड में सपोज करो स्ट्रेट रोड है, ये कार जा रही है एक, तो ये स्ट्रेट लाइन है। कहने का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही हो, या तो एक्स में जा रही हो, या तो वाई में जा रही हो, या तो जेड में जा रही हो। ठीक है, एक्स वाई और जेड, ऐसा नहीं कि एक्स में भी जा रही है वाई में भी जा रही है, ऐसे जा रही है, वो नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, या तो एक्स में या वाई में या जेड में। जेड अब जेड में बना नहीं सकता क्योंकि जेड तो इस पेज के प्लेन के ऊपर ही होगी। ठीक है, ओनली इन वन डायरेक्शन। फिजिक्स में हम इसको या यही बोल देते हैं, रेक्टिलिनियर भी बोल देते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन कुछ नहीं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में कोई रिवॉल्व कर रहा हो। ठीक है, सपोज करो ये एक पॉइंट है और ये घूम रहा है चारों ओर, सर्कुलर मोशन हो गई। जैसे सैटेलाइट जो होती है, ये हमारी अर्थ है, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूमती है ना, ये सैटेलाइट है, सपोज करो सैटेलाइट ये घूम रही है, तो ये हमारी हो गई सर्कुलर मोशन हो गई। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर है, उसको हम अलग से कवर करेंगे। अभी हमें सिर्फ लीनियर मोशन पे फोकस करना है। रोटेशनल मोशन,
रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, सपोज करिए एक डिस्क है, ठीक है। अब ये डिस्क जो है ये ऐसे 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 रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे रोटेशनल मोशन। अब देखिए इसमें एक खास बात है कि जो डिस्क है, सपोज ये इसका सेंटर है, तो हर एक पार्टिकल जो इसकी पेरीफेरी पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो तो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। बट जो इसके सेंटर पे होगा वो बिल्कुल स्टेशनरी होगा, स्टिल होगा, वो रोटेट नहीं करता है। तो रोटेशनल मोशन की यही खास बात होती है कि जो पॉइंट हमारा उस एक्सिस पे लाई करता है वो कभी रोटेट नहीं करता है, बाकी सारे पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको भी हम अलग से कवर करेंगे। लास्ट है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? ये होती है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, मतलब सपोज करिए ये एक पेंडुलम है, अब ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। पहले यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर तो ये मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट ए फिक्स पॉइंट। तो ये हमारी वाइब्रेटरी मोशन हो गई। अब एक टर्म ये भी आता है कि 1D है या 2D है या 3D है मोशन। तो ये बहुत ही सिंपल है, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही हो वो 1D है, मतलब ओनली सिंगल डायरेक्शन, या तो एक्स में हो या वाई में हो या जेड में हो। जैसे अपना वही एग्जाम्पल ट्रेन वाला, ट्रेन जा रही है सीधे तो एक्स डायरेक्शन में, तो हमारी क्या हो गई 1D, ओनली इन वन, मतलब उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हो रहा हो, या तो वो एक्स में जाएगी, या तो वो वाई में जाएगी, या तो वो जेड में जाएगी, ठीक है। तो हो गई 1D। 2D क्या होता है? 2D मतलब जैसे ये पॉइंट एक ए है, ये मोशन करके बी में आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है x1 y1, ये है x2 y2। तो देखिए x1 भी चेंज हो रहा है, y1 भी चेंज हो रहा है, मतलब इसके x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे हैं। तो ये हो गई हमारी 2D मोशन, मतलब ये इट इज इन टू डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो इन एक्स डायरेक्शन, ये एक्स में भी गया है, देखिए इतना गया है, एंड इट हैज ऑल्सो मूव्ड इन वाई डायरेक्शन, दिस मच इन वाई डायरेक्शन। सो ये हो गई 2D मोशन। जो हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ये यहाँ से यहाँ, तो ये भी एक 2D मोशन का ही पार्ट है, ये क्योंकि ये भी देखिए एक्स में जा रहा है और वाई में भी जा रहा है इतना, तो इसे हम बोल देंगे 2D मोशन, जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। अब 3D मोशन। 3D मोशन क्या होता है? जैसे इसमें क्या होता है, हमारे एक्स वाई जेड ऑल कोऑर्डिनेट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब चिड़िया उड़ती है आकाश में, चिड़िया, ये है चिड़िया, अब ये उड़ रही है, ठीक है, आसमान में, ये कहीं भी जा सकती है। इमेजिन कर लो, देखा तो होगा ही चिड़िया उड़ते हुए, तो उड़ती है ना, वो कहीं भी जा सकती है, दैट इज 3D मोशन। या जो गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, ये है गैस, ये कहीं भी जा सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो भी 3D मोशन है। और 2D मोशन का एग्जांपल और जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं हम लोग, कैरम खेलते हैं ना, ये 4 होते हैं, ये स्ट्राइकर होता है, ये मारो, तो ये भी 2D मोशन ही है, क्योंकि ये ओनली इस प्लेन में ही मोशन हो सकती है, या तो यहाँ होगी, या तो यहाँ होगी, या तो यहाँ होगी, इस प्लेन के अंतर्गत होगी, तो इसे बोल देंगे हम 2D मोशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी।
सपोज करिए ये एक पार्टिकल है P1 एक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, और अभी टाइम है T1, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ गई, T2 पे आ गई। अब हमने पढ़ रखा है कि कोई भी मोशन होगी वो उसका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। तो हम सपोज करते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। ये पॉइंट अभी P1 यहाँ पे था, ये थोड़ी देर बाद P2 यहाँ पे आ गया। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी, हम कह देते हैं इतनी, जो ये डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये कवर करी। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हमने पहले पढ़ा था अभी कि डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल पोजीशन। तो जो ये डिस्टेंस होगी डेल्टा एक्स, इतनी ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1, क्योंकि पहले सपोज करो यहाँ पे ये T1 था, टाइम 0 सेकेंड था, अब ये 4 सेकेंड बाद यहाँ पे आ गया तो टाइम हो गया डेल्टा T। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो एवरेज वेलोसिटी होती है V एवरेज, हम डिनोट करेंगे उसको V एवरेज से, इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। सपोज करिए एक कार है, ठीक है, T इक्वल टू 0, मतलब अभी वो चल नहीं रही है, जैसे खड़ी है। और थोड़ी देर बाद देखा कि उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली, T इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटे बाद 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। तो T इक्वल टू 0 फिर T इक्वल टू 1 आवर, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 किलोमीटर, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन वो है 10 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पे 0 था, कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे 1 आवर 1, तो ये कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, या इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो यूनिट SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम इसको एक थोड़ा सा ग्राफिकल समझते हैं, ग्राफ में। सपोज करिए ये कार अभी यहाँ पे थी पॉइंट P1 पे, ये P2 पे आ गई। तो अब देखिए एक पार्टिकल था P1, T इक्वल टू 1 सेकेंड पे 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर पे था ये। अब आफ्टर 4 सेकेंड ये आ गया 400 मीटर पे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो कितना आ गया 300 मीटर, 400, ये तो इतना 400 है माइनस 100, तो ये हो गया 300। टाइम कितना लिया इसने 3 सेकेंड, क्योंकि एक पे तो था ही 1 सेकेंड पे, 1 2 3 4 3 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 300, टाइम कितना लिया 3 सेकेंड, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड। एक चीज और देखेंगे ग्राफ से आप कि जो कर्व है, ये इस कर्व की जो स्लोप है, वो कैसे निकालेंगे हम। P1 और P2 दो पॉइंट है हमारे पास, इस कर्व की अगर स्लोप निकालनी है तो हम इसका राइज निकाल लें, इसका रन निकाल लें, ठीक है। ये हम
क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। तो इसकी जो स्लोप है वो कितनी है, ये डेल्टा वाई, ये डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, बट यही तो एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी हमने ऐसी तो निकाली 300 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से ये पता चलता है हमें कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कर्व होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में जो स्लोप होगी उसकी, दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई भी ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम का आपको ग्राफ दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ठीक है, ये एक्स मीटर में, ये सेकंड में, कोई भी आपको ग्राफ दिया है ऐसे। अब इसको आपको पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ, ये यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, तो आप क्या करोगे, उन दो पॉइंट को मिला दोगे। अब इस लाइन की जो स्लोप होगी, इस लाइन की जो स्लोप होगी, ठीक है, ये एंगल जो होगा वही इसकी स्लोप इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि स्लोप जो होती है एक्सटी कर्व की, डिस्प्लेसमेंट टाइप करके जो स्लोप होती है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। अभी देखिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। बट जो स्पीड होती है, स्पीड एक स्केलर होती है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपसे कोई बोलता है कि एक कार है, एक कार, और उसकी जो वेलोसिटी है, एक कार हैव ए वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। आपको पूछना चाहिए अरे भाई किस डायरेक्शन में है, एक्स में है, वाई में है, जेड में, या नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। हाँ, अगर वो ये बोल दे एक कार हैव ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देन इट इज राइट, क्योंकि इसकी स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी नहीं आएगी, यहाँ पे स्पीड आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा इसमें, जो हमारी एवरेज स्पीड होगी वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। वेलोसिटी में क्या किया था हमने, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। इसमें क्या कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब सपोज करिए एक पार्टिकल है यहाँ पे, वो यहाँ पे चला, यहाँ पे चल के यहाँ पे आ गया, और उसने ये टोटल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। डिस्प्लेसमेंट तो उसका ये होगा, बट जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी, तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी, उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 10 किलोमीटर, और सपोज करो उसने 1 घंटे का टाइम लिया, तो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, और SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकेंड में तो कन्वर्ट कर ही लोगे आप, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं है, बट फ़र्क ये है कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसमें हम टोटल डिस्टेंस लेंगे, ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। और एवरेज जो वेलोसिटी होती है उसमें हम यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं। अब एक नया ही बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, मतलब एक कार है,
कोई यहाँ से चल के यहाँ आ गई, ठीक है, सपोज करिए 30 किलोमीटर, टाइम लिया उसने 1 घंटा। तो एवरेज वेलोसिटी सिंपल था, हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला। अभी तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये वापस तो जा नहीं रही है, तो जितना ही डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 30 किलोमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी सिंपल 30 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 1 आवर, ये आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? ये तो होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। अगर हम डेल्टा टी को जीरो के बिल्कुल करीब ले जाएं, एग्जैक्ट जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो करेंगे तो ये फिर अनडिफाइन हो जाएगा। डेल्टा टी टेंस टू जीरो, थोड़ी सी कैलकुलस यूज करेंगे इसमें हम, बहुत थोड़ी सी। मैं एक सेपरेट लेक्चर में फिजिक्स में जो भी कैलकुलस यूज करते हैं वो मैं पूरी कवर कर दूंगा, एक पूरा अच्छा सा लेक्चर होगा, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड लिमिट वगैरह, वो जितना भी जो भी हम कवर करते हैं वो मैं सारा कवर एक लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ अपना समझने के लिए हम थोड़ी सी यूज करेंगे बस। तो v जो इंस्टेंटेनियस होगी वो होगी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसी को हम बोल देते हैं डी एक्स बाई डी टी। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रेट ऑफ चेंज क्या है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें क्या चेंज हो रहा है। यहां समझने वाली बात यह है कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब सपोज करिए यहां से लेकर P1 से P2 जा रहा है कोई पार्टिकल, ठीक है, ये टाइम है T1, ये टाइम है T2। तो जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है वो तो हम सिंपल निकाल चुके हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एक्स मतलब ये जो चेंज हुआ है x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1, ठीक है। अगर हम इस डेल्टा टी को बिल्कुल ही जीरो के करीब ले जाएं, टेंस टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं कर सकते डेल्टा टी को, फिर तो ये वैल्यू ही क्योंकि किसी भी अगर आप पी वाई क्यू लिखा है और क्यू को जीरो, तो ये अनडिफाइन होता है, जीरो नहीं कर सकते बिल्कुल। तो हम अभी जैसे टाइम जिसका है डेल्टा T1 से T2, डेल्टा टी है टाइम डिफरेंस, अगर हम इसको और करीब ले जाएं ये पॉइंट, तो टाइम हमारा ये हो गया T3 से T4 सपोज करिए, ठीक है। अगर हम और करीब आ जाएं तो यहाँ एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डेल्टा जो डेल्टा टी होगा ना वो टेंस टू जीरो होगा, ठीक है। उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो हमने सिंपल किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, वो निकल गई एवरेज वेलोसिटी। बट हर एक पॉइंट पे अब ये पार्टिकल, अब ये कार जो है यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसके इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी, और हर एक जितने भी पॉइंट है अलग अलग वेलोसिटी होगी, ठीक है। वो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, एवरेज वेलोसिटी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना। उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम डेल्टा टी को, क्योंकि अगर हमें इस पॉइंट सपोज करिए इस पॉइंट पे निकालना है वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए हमें डेल्टा टी बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में कितना माइक्रो सेकंड में लगेगा, 0.0001 सेकंड टाइम लगेगा, और भी कम, मैं ज़्यादा 0.0001 सेकंड। तो डेल्टा टी को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। उसके बाद लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा तो जो हमारी वैल्यू आएगी डी एक्स बाई डी टी, उसको हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। मतलब v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स कितना हो गया हमारा, v डी टी, v इंस्टेंटेनियस ही है, मैं v इंस्टेंटेनियस को v लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो सपोज करिए डी एक्स इक्वल टू वी डी टी हो गया। अब मैं x1 से x2 जा रहा हूँ, डी एक्स
x1 से x2 जा रहा हूँ और v dt, और वेलोसिटी चेंज हो रही है v1 से v2। थोड़ा सा इंटीग्रेशन होता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा तो मैं एक सेपरेट लेक्चर करूंगा, आने वाले कुछ 3-4 लेक्चर में ही कर दूंगा एक दिन, तो सारा जो कैलकुलस होगी वो कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अभी ये समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई कर्व है, ये कर्व है, अब इसका इंटीग्रेशन का मतलब होता है मैंने ये एरिया पूरा निकाल दिया, समेशन टाइप ये एरिया जो हो गया, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये फंक्शन है एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब मैंने ये एरिया निकाल दिया पूरा। इस कर्व के नीचे जो भी एरिया होगा ना वो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन कर दिया। हम समझ करिए वी डी टी लिखा है, कोई अगर मैं आपको वी टी ग्राफ दे दूं किसी का, ये v है वेलोसिटी, ये टाइम, और ये ऐसा है, अब मैं कह दूं इसका मुझे डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ निकाल के, तो आप क्या करोगे, v इंटू डी टी है तो इसका t1 से t2 का जो भी एरिया इंटीग्रेशन कर दोगे, जो भी एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा x इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ठीक है। कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफरेंट देन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, बट इंस्टेंटेनियस में हम टाइम को बिल्कुल जीरो कर देते हैं, मतलब किसी हर एक क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है। एवरेज वेलोसिटी तो सिंपल निकाल लेते हैं, बट इंस्टेंटेनियस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की होती है, तो डेल्टा टी को जीरो करना पड़ेगा, और डेल्टा टी जीरो करते हैं वही होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि यू आर ड्राइविंग ए कार अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर 8.4 किलोमीटर एट 70 किलोमीटर पर आवर एट विच द कार रन्स आउट ऑफ डीजल, मतलब आप एक सड़क पर जा रहे हैं और 8.4 किलोमीटर जा चुके हैं किस स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर, और वहां पर आपकी गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप है, वहां पे जाना है, भैया डीजल भरवाना है, कि गाड़ी को तो भैया ले जाना पड़ेगा आगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वॉकिंग में कितना टाइम लगा, क्योंकि आप जो गाड़ी खड़ी कर दी, अब आप पेट्रोल लेने जाओगे तो उसका टाइम निकालना है, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। इस न्यूमेरिकल से सारे फंडे हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हुआ, तो ये आपकी कार है, यहाँ पे जाके आपकी कार रुक गई, ठीक है। ये है 8.4 किलोमीटर, ये दे रखा है ना, क्योंकि आपकी कार यू आर ड्राइविंग अलोंग स्टेट रोड फॉर 8.4 किलोमीटर, और आपकी जो स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो जीरो हो गई, कार ही रुक गई आपकी, खत्म हो गया डीजल, पहले चेक नहीं किया, चल दिए, ठीक है। 8.4 किलोमीटर आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट है, 8.4 किलोमीटर, बट आप अभी 2 किलोमीटर और गए हो, यहाँ पे ये है पेट्रोल पंप, यहाँ तक आप और गए हो, 2 किलोमीटर और गए हो, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 10.4 किलोमीटर। 8.4 गाड़ी चली, 2 किलोमीटर आप चले क्योंकि पेट्रोल लेने गए आप, डीजल लेने गए आप, ठीक है। तो टोटल हो गया 8.4 प्लस 2 10.4 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट इज ए डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, आप यहाँ से कितना दूर हो, 10.4 किलोमीटर, इनिशियल क्या है आपकी, ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 10.4 माइनस 0, इसको तो 0 ही मान लेंगे ना, क्योंकि यहीं स्टार्ट करी थी आपने, तो इक्वल टू 10.4 किलोमीटर। ये पहला हो गया। दूसरा डेल्टा टी, एक छोटा सा करेक्शन है कि जो ये टाइम है जो जब आप पेट्रोल पंप जा रहे हो वो दिया गया है, डेल्टा टी वॉकिंग जो है गिवन है वो है हमारा, ठीक है। तो हमें एक्चुअली निकालना है कि डेल्टा टी ड्राइव, मतलब जो टोटल टाइम लिया गया है वो कितना है,
आप यहाँ से यहाँ तक गए हो तो टोटल टाइम निकालना है हमें। सिंपल। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने पढ़ रखा है ना कि जो v एवरेज होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि हम यहाँ से यहाँ गए हैं 10.4 किलोमीटर, टाइम हमें निकालना है। एवरेज वेलोसिटी जो है देखिए, एवरेज वेलोसिटी हमें यहाँ से यहाँ तक की तो पता है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई वी एवरेज। डेल्टा एक्स कितना है 8.4 और ये कितना है 70 किलोमीटर पर आवर, ये है किलोमीटर। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 0.12 आवर। ठीक है, मतलब गाड़ी को यहाँ से यहाँ जाने में लगा 0.12 आवर। अब ये पूछ रहा है टोटल टाइम कितना लगा है यहाँ से लेकर पेट्रोल पंप तक जाने में, तो वो हो जाएगा डेल्टा टी टोटल। तो 0.12 प्लस ये तो हो गया कार का टाइम, ये कार यहाँ से यहाँ तक गई है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम, वो एक क्वेश्चन में दिया गया 30 मिनट। 30 मिनट में इक्वल टू मतलब 0.5 आवर। तो ये हो जाएगा हमारा 0.62 आवर। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब एवरेज वेलोसिटी वो इस कार की नहीं पूछ रहा, क्योंकि कार की तो दी गई है 70 किलोमीटर पर आवर। वो पूछ रहा है टोटल, जब आप यहाँ से लेकर पेट्रोल पंप तक पहुंचे हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो वी नो, हमने भी पढ़ रखा है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ गए हो तो कितना है 8.4 प्लस 2 10.4 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, टाइम हम अभी निकाल चुके हैं, इक्वल टू 10.4 डिवाइडेड बाई 0.62, ये भी निकाला है। ये टोटल टाइम है ना पूरा, यहाँ से यहाँ तक का, कार से लेकर पेट्रोल तक का। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम 10 ये हो जाएगा हमारा 17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये समझने वाली बात है कि एवरेज जो वेलोसिटी होती है, जैसे मैं ये कार है, ये मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ। अब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट पे कुछ और होगी। सपोज करिए यहाँ मैं 100 की चला रहा हूँ स्पीड से, यहाँ मैं चला रहा हूँ 80, यहाँ 60, यहाँ 120, बट जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो मैं सीधे निकालूंगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, वो निकालूंगा मैं, और टोटल टाइम कितना लगा, और मैं इस फॉर्मूले में रख के निकाल दूंगा कितना एवरेज वेलोसिटी है। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज मोर सिग्निफिकेंट, क्योंकि अब ऐसे समझिए कि जो रेस होती है, जैसे उसेन बोल्ट जब रनिंग करता है तो वो 8-9 सेकंड में 100 मीटर कवर कर लेता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 8 या 9 या 10 सेकंड में। तो जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इस रेस में वही जीतेगा जिसकी एवरेज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। जो सबसे कम टाइम लेगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसका टाइम सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो उसेन बोल्ट की एवरेज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है भैया, इसीलिए वो सबसे पहले जीतता है। इंस्टेंटेनियस मैटर नहीं करती, वो तो ज़्यादा होगी ही, बट एवरेज वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा है वही रेस को फिनिश करेगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फंडे क्लियर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं ये सारी फिजिक्स अच्छे से कवर करूँगा, क्लास 11 की एंड क्लास 12 की भी फिजिक्स। और हाँ, कैलकुलस मैं एक सेपरेट लेक्चर में कवर करूँगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सीलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह, वो कवर करेंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर, अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।